हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टडी करने वाले हैं फिज़िक्स का एक टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिज़िक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हम इस चैनल पे मैथमेटिक्स सीख रहे थे, हालांकि हमने कुछ फिज़िक्स की वीडियोस बनाए हैं इससे पहले, लेकिन आज हम फिज़िक्स फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें कई सारे टॉपिक हम यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। अभी क्लास वाइज स्टडी नहीं करेंगे, ये क्लास 10th का ये एक स्पेसिफिक फिज़िक्स का प्लेलिस्ट है। क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का कोई फिज़िक्स क्लास वाइज नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम पहले फिज़िक्स कंप्लीट करेंगे कुछ, उसके बाद हम क्लास वाइज स्टार्ट करेंगे एकदम। जो एक तरफ से जो चैप्टर होते हैं, जैसे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसके बाद तो चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग रूल होता है। अभी तक हम मैथमेटिक्स सीख रहे थे, ठीक, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, या बायो है, सबका अलग अलग अपना रोल होता है, ठीक। लेकिन फिजिक्स को एक सीखने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो फिजिक्स में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। इतनी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में नहीं होती, ना ही बायो में होती है जितनी प्रॉब्लम फिजिक्स में होती है। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा कि इतनी प्रॉब्लम फिजिक्स में क्यों होती है? क्योंकि फिजिक्स कुछ ऐसी चीज़ आपसे चाहती है जो आप उसे दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं उसे दे रहे हैं। देखिए, जैसे मैथमेटिक्स है, आपने मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट पे 10 सवाल दिए जाते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट आपने मैथमेटिक्स का सीखा और बिल्कुल सेम 10 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए पढ़ा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तो उसमें 10 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एक ही आर्गुमेंट निकालना सीख गए। आपने आज कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लीजिए आर्गुमेंट निकालना सीखा, ठीक है, तो आपको 10 दे दिए जाते हैं क्वेश्चंस एक टाइप के, ठीक है। या फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया, तो इस तरह के 8-10 सवाल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे बार बार, तो आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशंस में कोई प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको जो सवाल हैं वो कई सारे सवाल उसी तरह से बिल्कुल देखने को मिलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बायो का है, लेकिन जो फिजिक्स है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स की एक्सरसाइज जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का कोई भी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी लगा रहे हो आप, कोई बुक लगा रहे हो, रेफरेंस बुक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोई भी बुक फिजिक्स का उठा लीजिए, ठीक है। उस बुक में होगा क्या कि आपको जो एक्सरसाइज दी जाएगी उसका क्वेश्चन नंबर 1 एक कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो पहले क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं रखता, वो क्वेश्चन नंबर दूसरा दूसरे कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरे कॉन्सेप्ट से, कहीं अलग कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लोगे, जैसे आज हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। एक डेफिनेशन होती है, आपके बुक में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, हो गया ओम्स लॉ, कंप्लीट हो गया। एक फॉर्मूला होता है, आर इज टू वी अपान आई, वी इज टू आई आर, इस तरह का फॉर्मूला आप लिख के चले आओगे, नंबर हो सकता है मिल जाए, लेकिन अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक। जैसे अगर आप एंट्रेंस या मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एप्लीकेशन चाहते हैं कि आप अच्छे से फिजिक्स को सीख पाएँ, तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी अगर आप इस तरह से केवल डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। इसलिए फिजिक्स सीखने का एक बहुत ही, मतलब एक अच्छा सा रूल ये है कि आप पढ़ते वक्त आप उसको एनालाइज करो, इमेजिन करो, सोचो। अगर सोचने की कला आपने डेवलप कर ली, एक इमेजिनेशन पावर आपने डेवलप कर ली, तो फिजिक्स फिर आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। फिर जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके कंपेयर में आप फिजिक्स को भी अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लगातार पढ़ते जाते हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसे ऑब्जर्व या उसे हम इमेजिन नहीं कर रहे होते हैं, सोच नहीं रहे होते हैं। और फिजिक्स का सिंपल सा फंडा ये कहता है कि आप जो पढ़ें उसे सोचें अपने माइंड में, थोड़ी देर रुके। जैसे ओम्स लॉ है, हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, फटाक से लिख लिया फॉर्मूला, आगे बढ़ गए, नहीं, आप उसे थोड़ा सा विचार करें, उस पर थोड़ा सा सोचें, टाइम दे उस सोचने में उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो इससे क्या होगा कि फिजिक्स थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है। तब आप उसे इतनी जो प्रॉब्लम आती है इतनी नहीं आएगी, आप उसे सीख पाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देना हो सकता है,
वो ज़्यादा टाइम मांगती है, वो आपको सोचने का तरीका, ठीक है। और हमारा जो एजुकेशन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, हमें बस केवल एक ही चीज़ सिखाएगी, कॉन्सेप्ट सिखाओ और उसके बाद क्वेश्चंस। आजकल तो क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को टीचर बताने में लगा हुआ है। अगर एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 क्वेश्चंस बता देता है, आपको सोचने पर वो मजबूर नहीं करेगा, ठीक है। आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट भी यही चाह रहा है, लेकिन अगर दिमाग पर प्रेशर नहीं डालोगे, अगर थोड़ा सा सोचोगे नहीं, इमेजिन नहीं करोगे, फिजिक्स जल्दी आएगी नहीं, बहुत परेशान करेगी फिर आपको। और आप अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तब तो और ही ज़्यादा दिक्कत होगी। एकेडमिक्स में तो चलो इतना नहीं है, रट के काम चल सकता है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में केवल एप्लीकेशन ही पूछा जाता है, तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो आज हम बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कवर करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में कवर करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आज सीखेंगे। तो इसलिए अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आप हमारे साथ जो टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो आप सीख सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे कि कैसे हम फिजिक्स को समझते हैं, कैसे सीखते हैं। तो ओम्स लॉ समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। बेसिकली ओम्स लॉ देखिए क्या है कि आपको एक रिलेशनशिप बताता है। ओम्स लॉ टेल्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ tells a relation between, Ohm's law tells a relation between potential difference and current। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का रिलेशनशिप जो लॉ बताता है उसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर किसी को पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आता, किसी को करंट ही नहीं आता, वो ओम्स लॉ कैसे समझेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए पोटेंशियल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। ये सारी बातें बिल्कुल डिटेल्ड में हमें पता होना चाहिए, तभी तो ओम्स लॉ सीखेंगे। लेकिन हालांकि आप टेंशन न ले, ओम्स लॉ हम यहाँ पर सिखा देंगे बिल्कुल। और एक एक चीज़ हम यहाँ, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो चैनल पर आप देख सकते हैं, इससे पहले भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनमें ये सारी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर रखी हैं अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या रिश्ता होता है ओम्स लॉ से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है? ये कंडक्टर हमने बोला, तो कंडक्टर क्या होता है? ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक ये पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इसे हम ए कह लेते हैं, और कंडक्टर का ये दूसरा एंड पॉइंट है जिसे हम बी कह लेते हैं। ये कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट हैं, ए और बी। ये कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट ना फ्लो करे, ठीक। अच्छा, कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो कर जाता है और इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करता है? ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को सीखने के लिए, यही सारी चीजें सीखने के लिए तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीख पाएंगे। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे। तो टॉपिक वाइज हमें जैसा कि बताया कि टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे अभी, और चैप्टर और क्लास वाइज जो है इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर ये है, कंडक्टर ये हम सारी चीज़ें आगे सीखेंगे। कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो करता है, ये सारी बातें सीखेंगे। तो करंट आई है, आई इसमें फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ये बड़ा सा डेफिनेशन होता है। अगर आप इसे रट के जाओगे, लिख दोगे, हो सकता है नंबर मिल जाए, लेकिन अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, कंडक्टर का एंड पॉइंट है ए, और कंडक्टर का एक दूसरा एंड पॉइंट है बी। अच्छा, ये एंड पॉइंट ए है, मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल
इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं, तो ये अगर दूसरा एंड पॉइंट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी वी मान लेते हैं। तो वी ए और वी ए इस पॉइंट का पोटेंशियल, वी इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कर लेते हैं, ठीक है, वी माइनस वी ए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वी माइनस वी ए, और हम ये कह लेते हैं कि वी, दोनों के बीच का डिफरेंस v कर लेते हैं। इसका मतलब a और b पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस मेंटेन किया गया है वो क्या मेंटेन किया गया, v मेंटेन किया गया है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पोटेंशियल है a पॉइंट का और ये स्पेसिफिक पोटेंशियल है b पॉइंट का, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, i क्या है, करंट, कौन सा करंट, जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर के जो दो पॉइंट इधर के हैं उनके आगे, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है कि जो भी करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, जो भी करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी नहीं लिखेंगे हम, आप डायरेक्ट वी लिखेंगे, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के थ्रू, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में, वो भी ये भी बात कहता है एक स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है, जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फिक्स रहे। मतलब काफी कठिन कठिन टर्म्स आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और कंडीशंस लगती जा रही, बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। लॉ तभी तो आता है निकल के, ऐसा ऐसा थोड़े ना कोई लॉ आ जाता है, एक स्पेसिफिक फंडामेंटल लॉ थोड़े ना है। एक स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है वो, कि जहां पर करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, कंडक्टर का शेप और साइज कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते थे कि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जरूरी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर भी होना चाहिए, शेप भी वही रहना चाहिए, साइज, शेप, साइज, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये कांस्टेंट होनी चाहिए, तब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से एक बात हमें, जैसे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इसका मतलब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर वो एक तरह से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई पर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन अब हम यहाँ से हटाएंगे, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो, यहाँ से ये लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम इसको हटाते हैं तो v, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के अगर हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसके अंदर हम कांस्टेंट लिखेंगे और i यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आता है। तो हम अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर लोग k से लिख देते हैं कि चलो भाई कांस्टेंट k आ गया, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कांस्टेंट आता है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट आता है, उसका एक अलग से टॉपिक है और छोटी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर कांस्टेंट आती है, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट क्या आता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर आता है v इक्वल्स टू r आता है कांस्टेंट, और r को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, r को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आप इसे यहाँ पर लिखेंगे, r को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसे बोला जाता है। बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो समझते हैं इस बात को, समझते हैं जिनको नहीं समझ में आया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद कांस्टेंट क्या होता है, देखिए समझते हैं। जैसे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, तो जब a को आप कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे इक्वल टू साइन से, तो एक कांस्टेंट, एक जब प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वल टू साइन से रिप्लेस करोगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बस ये। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं ये बाद में, ये सारी चीज़ें जो हैं मैथमेटिक्स में आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्यों हम इंट्रोड्यूस करा जाते हैं, क्योंकि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, तो a b पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है, क्योंकि a डिवाइडेड बाई की b करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक।
तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है कि जैसे v कांस्टेंट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, तो v इज इक्वल्स टू आर आई यहाँ पर आता है। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है हटाने के बाद ये आया है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो v इज इक्वल्स टू आर आई आ गया और कांस्टेंट क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, रेजिस्टेंस अपने आप में कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये इसका एक अलग टॉपिक है, हम इसको भी अच्छे से डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। एक टॉपिक हम बनाएंगे रेजिस्टेंस पर जिसमें हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना आगे पढ़ने के लिए। अभी ओम्स लॉ तो हम डिराइव कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है किसका, इसी कंडक्टर का। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस कंडक्टर के एक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो ये है। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा I वो ये देखिए रखा है। तो ये रेजिस्टेंस भी तो इस कंडक्टर का ही होगा। लेकिन अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का होगा, ठीक है, हमें पता है रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का होगा। लेकिन क्या होता है रेजिस्टेंस, डिफाइन करके बताओ ना, ऐसे बताओ हमें कि क्या होता है रेजिस्टेंस, होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तब माना जाता है कि करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे आपने स्विच ऑफ कर रखा है, अगर स्विच ऑफ कर रखा है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा। चार्ज इसके अंदर जो मटेरियल होगा, जो यहां से मटेरियल होगा, जो यहां से चार्ज को यहां तक लाने का काम करता है, वो अगर बटन क्लोज है, बंद है, ठीक, करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा होगा, वो एब्रप्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही बटन आप ऑन करते हो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगता है वो चार्ज। जैसे ही वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कहते हैं देखो करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। चार्ज बेसिकली चार्ज ही मूव करता है, तभी तो करंट हम कहते हैं मूव करता है, ठीक है। तो चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कहते हैं करंट मूव करता है। लेकिन अब एक चीज देखो ना, कंडक्टर है, सॉलिड बॉडी है, कंडक्टर है, अरे वायर होते हैं ना तो वो सॉलिड ही तो होते हैं। तो ऐसा थोड़े ना कि चार्ज उसके अंदर मूव करेगा तो वो जो सॉलिड बॉडी है पूरी वो बिल्कुल अलाउ कर देगी उसको मूव करना, ऐसा तो है नहीं भाई। कोई भी मटेरियल है इलेक्ट्रॉन से ही थोड़े ना मिल के बना है, कई सारे मटेरियल से मिल के बना है। कोई मटेरियल है तो कई सारे मटेरियल्स उसमें आप एटम्स पढ़े होंगे, उससे मिल के बना हुआ है। तो जब उससे मिल के बना हुआ है तो जब इसके अंदर चार्ज मूव करेगा तो उसको रेजिस्टेंस झेलने को मिलेगा। जब आगे सामने कोई आएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत सारा सॉलिड होगा तो उसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, चार्ज को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। रेजिस्ट करेगा वो करंट को नहीं फ्लो करने के, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है चार्ज को तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का ज़्यादा होगा, ठीक है। और कम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो रेजिस्टेंस कम, मतलब रेजिस्टेंस वैसे भी कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर कहाँ मिलेगा, आप सोचो रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर कंडक्टर, फिर हम कंडक्टर नहीं कहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाता, जैसे चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाता तो हम उसे इंसुलेटर बोलते हैं, उसमें चार्ज फ्लो ही नहीं कर पा रहा। लेकिन थोड़ा थोड़ा चार्ज फ्लो कर पा रहा है तो उसे हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। एक अलग डिवाइस होती है सेमी कंडक्टर, ठीक है, अलग टाइप का टॉपिक है वो। और ये है कंडक्टर जिसमें चार्ज आइजली फ्लो कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो चार्ज रेजिस्ट फील करता है मूव करने में, वही इसका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। तो V इज इक्वल्स टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू आर आई हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V और डिवाइडेड बाई I, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाई I। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द, यानी रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ये कांस्टेंट होता है। हाँ, किसी पर्टिकुलर, भाई पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था ना, तो ये कांस्टेंट होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट ये कांस्टेंट होता है। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं।
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक और चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस लिखें V और हम इसे कहें I करंट, तो ये क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ से ये भी देख पा रहे होंगे कि V इज इक्वस टू अगर हम I उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो RI हो जाएगा। भैया आप देखो ना V इज इक्वस टू RI, ये वही चीज़ यहाँ पर लिखा है ना, ठीक, V इज इक्वस टू RI। अब इस बात को हम ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं आपको कि कैसे V इज इक्वस टू RI, कैसे हम करंट को बढ़ाते हैं, से पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो तो करंट अपने आप बढ़ जाता है। कैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, इतना अगर आपने नोट कर लिया है अच्छे से, ठीक है, तो हमें लगता है कि हम इसे रब कर सकते हैं और हम आगे जो है इधर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। V और I का ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं कि V और I के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो अभी हमने डेफिनेशन के थ्रू सीखा, फिर हमने यहाँ पे सीखा, ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं कि ग्राफ क्या कहता है इसका। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, आप कहोगे इसका ग्राफ बनाए, हाँ बिल्कुल इसका ग्राफ बनाते हैं। आइए, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। y एक्सेस पे हमने क्या प्लॉट कर दिया, v प्लॉट कर दिया, आप समझ गए होंगे तुरंत। इसका मतलब आपने y एक्सेस पे पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट कर दिया, ठीक है। और x एक्सेस पे हमने करंट प्लॉट कर दिया, I प्लॉट कर दिया। तो आपने समझ गए कि आप x एक्सेस पे करंट आपने प्लॉट किया, y एक्सेस पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने प्लॉट किया। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो हम बिना ऑब्जर्व किए ग्राफ डायरेक्ट बना सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे बन के आएगा, ठीक, ये ग्राफ ऐसे बन के आएगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहां से, इस ग्राफ से आप कहोगे क्यों ये ग्राफ ऐसे क्यों बन के आया। क्यों इसलिए बन के आया, क्योंकि देखो आप इसे अगर हम कह लें, इसको हमने कहाँ प्लॉट किया है, y एक्सिस पे, चलो y एक्सिस पे तो इसे y कह लेते हैं। इसको हमने कहाँ प्लॉट किया है, x एक्सिस पे, तो हम इसे x कह लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आपने सीखा होगा, आपने इसे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इसे, y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये क्या है, ये y इज इक्वल्स टू mx एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो उसे से अगर आप कंपेयर करो इसे, v इज इक्वल्स टू ir, तो v हमने y एक्सिस प्लॉट किया है, i हमने x एक्सिस प्लॉट किया है, और एक कांस्टेंट है, तो ऐसा ही तो ग्राफ बन के आएगा। y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा बन के आता है, ऐसा ही तो बन के आता है। तो v इज इक्वल्स टू ir का भी तो ग्राफ ऐसा बन के आएगा। लेकिन ग्राफ फिर आपने क्यों बना दिया जब इस तरह से, तो इसलिए बनाया है क्योंकि आप थोड़ी सी बातें जो हमने डेफिनेशन में लिखी हुई हैं, ठीक है, उसे आप समझ सकें यहाँ से। कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ करंट हम लेते हैं, कुछ करंट का वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ करंट का तो वैल्यू रहा ही होगा, बिल्कुल रहा होगा। कितना है हम नहीं अभी डिवाइड नहीं करते हैं कि हाँ 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर 8 एम्पेयर, इंटरवल नहीं लेते हैं। ऐसे हम बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू हो रहा होगा। तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा देखते हैं, समझते हैं। तो उस समय अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको जानना है तो आप देखो यहाँ से जाओ, और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वो इतना रहा होगा। कितना रहा होगा, ये देखिए इतना रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर हमने करंट I1 लिया है यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया होगा। ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि करंट अगर आपने I1 लिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 यहाँ पर हो गया होगा। अच्छा, हमने क्या किया, करंट को थोड़ा सा बढ़ाया, करंट को थोड़ा बढ़ाया, यानी करंट में थोड़ा चेंज लाए, ठीक है। तो हमने कहा करंट, अब यहाँ पे हमें I2 ले लेते हैं, I2। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस देखो, आप अपने आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है। यानी करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा कि पहला हमने स्टेटमेंट सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ से वो चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि करंट को जैसे हम चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप देखो चेंज होता जा रहा है, और लीनियर चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज। करंट को आपने चेंज किया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, और लीनियर आपको ये बता रहा है लाइन, y इक्वल्स टू mx वाला, v इक्वल्स टू r है। तो यहाँ से भी आप ग्राफ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस बात को, जो किताब में डेफिनेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ से ग्राफ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है यहाँ पर, वो ये सीखनी है कि जैसे ग्राफ, आई होप ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें किस क्या सीखनी है, अभी ओम्स लॉ में देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू आर आई। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से अगर हम लिखना एक बात लिखना चाहें तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से लिख सकते हैं। अच्छा एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर इन तीनों क्वांटिटीज, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में से दो अगर हमें दी जाएं तो तीसरी हम आराम से निकाल देंगे। भाई दो क्वांटिटी आपको दे दे, तीसरी निकाल लोगे, ठीक। लेकिन एक बात ऑब्जर्व ये करने वाली है कि करंट जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है वो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब करंट आप देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे करंट अपने आप बढ़ जाएगा। करंट को अगर बढ़ाना है तो करंट अगर कंडक्टर के अंदर बढ़ाना है तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दो, करंट बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर करंट को कम करना है तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करो, कम कर दो, हाँ तो करंट कम हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, देखो करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देख रहे हो, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। लेकिन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता बच्चे। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसमें करंट नहीं फ्लो करता है, कम फ्लो करता है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है। जितना कम रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर होगा उतना अच्छा वो कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि जितना कम आर होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, आई उतना ज़्यादा होगा, करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा अच्छे से। तो यहाँ से भी एक रिलेशनशिप समझ में आता है कि करंट, किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें हमें थोड़ी सी जाननी थी, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट आधा हो जाएगा जो फ्लो कर रहा था। अगर रेजिस्टेंस को आधा कर देंगे तो करंट डबल कर जाएगा। यहाँ से ये भी बात आप सीख सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है। अब यहाँ से एक बात और समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आई है, आई क्या होता है, तो आई करंट होता है। करंट का एस आई यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में तो सीखेंगे भाई। हमने कहा करंट 2, तो करंट 2 का मतलब क्या होता है, 2 क्या है, 2 तो एक मैथमेटिक्स का नंबर है, इसका कुछ यूनिट होगा। तो करंट का जो एस आई यूनिट होता है, एस आई यूनिट करंट का जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर, ठीक है। करंट को हम एम्पियर में लिखते हैं, तो यहाँ पर एस आई यूनिट भी लिख लेते हैं सबका हम। तो करंट का जो एस आई यूनिट होता है वो क्या होता है, करंट का एस आई यूनिट होता है एम्पियर। ये एम्पियर होता है एस आई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का एस आई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसको हम वोल्ट में लिखते हैं। इसका एस आई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम, ठीक, क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये सब इनके एस आई यूनिट है। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर में, जैसे मान लिया कि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस हमने 6 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का मेंटेन किया हुआ है और उसमें करंट 2 एम्पियर पास कर रहे हैं। क्या उसमें करंट कितना पास कर रहे हैं, करंट 2 एम्पियर पास कर रहे हैं। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन किया हुआ है 6 वोल्ट का, मेंटेन किया हुआ है कितना, 6 वोल्ट का। और उसमें जो करंट पास कराया जा रहा है, करंट वो 2 एम्पियर का पास कर रहा है, कितना, 2 एम्पियर। तो बताओ उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, सवाल इस तरह से आपको करेगा। तो हमें पता है कि I = V/R, और आपने जो मेंटेन किया है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना मेंटेन किया है, 6 वोल्ट का, ठीक है, आपने मेंटेन किया है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमें कितना निकालना है, आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर निकालना है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि आर, ये उधर जाएगा, R = V/I लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन किया है वो कितना, 6 वोल्ट का मेंटेन किया है। और करंट जो है, करंट उसमें जो मूव कर रहा है, करंट कितना है, तो करंट 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो 2×3 6, तो कितना आएगा, 3 ओम। यानी उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा,
3 ओम। इतना सिंपल सा सवाल था। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए उसी कंडक्टर में हमने क्या किया, करंट को डबल कर दिया, करंट को डबल कर दिया उसी कंडक्टर में जहां पर हमने 6 पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया था। अब करंट 2 एम्पियर नहीं, अभी आप रेजिस्टेंस देखो ना, कितना है रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस। अब हमने करंट को डबल कर दिया, यानी 2 एम्पियर नहीं 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर करंट 4 एम्पियर आपने कर दिया, करंट को डबल कर दिया, करंट 4 एम्पियर फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस अगर आपने 4 कर दिया है तो 6/4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आप 6 बटे, पहले 3 ओम आया था, अब ये 6/4 हो जाएगा, 6/4 यानी 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 ओम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपने देखा करंट को हमने जैसे ही डबल किया, पोटेंशियल डिफरेंस सीधे आधा हो गया, 3 ओम से कितना हो गया, 1.5 ओम हो गया, 1.5 ओम हो गया, ठीक है। तो ये बातें प्रैक्टिकल करके भी इस तरह से समझी जा सकती हैं, जो हमने अभी यहाँ पर बताया था कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो हमने वही किया ना कि अगर आपने करंट को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो करंट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना चेंज लाओगे उसमें उतना चेंज आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था ओम्स लॉ, बिल्कुल डिटेल्ड में हमने सीखा ओम्स लॉ क्या होता है, और ये बहुत ही बेसिक सा जो है लॉ होता है, सारी चीज़ें इस तरह से सीखी जाती हैं। आई होप आप ओम्स लॉ के क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपको ओम्स लॉ के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को टाइप करके लिखो, हम आपका सॉल्यूशंस का उसका जो वीडियो है वो अलग से आपको बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह से टॉपिक्स हम डिस्कस करते जाएंगे, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज या क्लास वाइज हम स्टडी करना शुरू करेंगे फिजिक्स का। तो अगर पूरा फिजिक्स पढ़ना है क्लास 10th में, 11th में, 12th में, 9th में, आप किसी भी क्लास में हो, कोई मायने नहीं रखता, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेगा। धन्यवाद।